भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर में महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था और अब इसी मामले में उनसे जानकारी मांगने दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा और डीसीपी ने राहुल से मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता ने उन्हें कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए, जिसके बाद वे इस पर बयान देंगे। राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन बयान दिया था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि कई महिलाएं उनसे मिली थीं जिनका यौन उत्पीड़न किया गया, इनमें से कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से उन तमाम महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी थी ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के इस रवैये के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि वो बयान हकीकत था या महज फसाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रीनगर में दिए गए विवादित बयान के मामले में दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई। पुलिस के इस एक्शन के बाद कांग्रेस हल्ला मचाने लगी। एक तरफ कई कांग्रेसी नेता उनके आवास पर पहुंचे। पवन खेड़ा, अशोक गहलोत, शक्ति सिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश राहुल के आवास पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने पवन खेड़ा को पहले घर के अंदर जाने से रोक दिया था, लेकिन बाद में उन्हें परमिशन दे दी गई। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। सरकार को क्या लगता है कि वे डर जाएंगे? स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है और राहुल ने जल्द ही जानकारी देने की बात कही है। राहुल ने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए, जिसके बाद वे अपना बयान देंगे। दिल्ली पुलिस के अनुसार राहुल ने कहा कि यात्रा इतनी लंबी थी कि मुझे याद करके बताना होगा कि हमारे साथ यात्रा में कौन जुड़ा था। कांग्रेस ने पुलिस के इस एक्शन को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने महिलाओं को अपनी समस्याओं और दर्द साझा करने का एक सुरक्षित मंच दिया। दिल्ली पुलिस का ये शर्मनाक कदम साबित करता है कि अडानी मामले पर हमारे सवालों से मोदी घबराए हुए हैं। ऐसी हरकतों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। हम जवाब लेकर रहेंगे। यौन शोषण एक संज्ञेय अपराध है, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में पुलिस जैसी जांच एजेंसीज इस पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती हैं। यही कारण है कि जब राहुल गांधी ने इतने गंभीर अपराध की पीड़िताओं का जिक्र किया तो दिल्ली पुलिस उनसे जानकारी लेने के लिए उनके आवास पर पहुंची। कानून ये देश के नागरिकों का दायित्व है। किसी भी अपराध की जानकारी होने पर वे इसकी संबंधित एजेंसी से शिकायत कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि उनसे जानकारी लेने खुद दिल्ली पुलिस पहुंची तो उन्होंने समय का हवाला देकर सहयोग नहीं किया। भारतीय अपराध संहिता की धारा 120 और 201 के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी होना और उसे पुलिस या संबंधित अधिकारियों को न देना और अपराधी को बचाने के उद्देश्य से उसे छिपाना अपराध की श्रेणी में आता है। इन दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस पूरे मामले में राहुल गांधी पर किसी तरह का अपराध साबित होना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी अपराध के साक्षी नहीं रहे। उनसे पीड़िताओं ने मदद या भावनाओं को व्यक्त करने के उद्देश्य से अपनी आपबीती बताई होगी। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि एक जिम्मेदार नागरिक है तो उसकी हैसियत से राहुल गांधी को इसकी जानकारी साझा करनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल भले ही गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया से दूरी बना रहे हों और एक तरह से उन्हें किनारे लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा था, माना यह जा रहा था अरविंद केजरीवाल भले ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन इस कवायद के पीछे चुनाव लड़ने और जीतने से ज्यादा उनकी कोशिश मनीष सिसोदिया और जैन के भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने की है। सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी ने उस पर ब्रेक लगा दिया। शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार मॉडल का चेहरा बनकर सामने आए हैं और इससे छुटकारा पाना केजरीवाल के लिए आसान नहीं है। वजह ये कि भले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार सिसोदिया ही चला रहे थे। उप मुख्यमंत्री होने के अलावा 1.5 दर्जन विभागों का कामकाज देख रहे थे। शिक्षा, वित्त, रोजगार समेत सभी अधिकतर महत्वपूर्ण विभागों का काम सिसोदिया के ही जिम्मे था। सरकार में उन पर कितनी जिम्मेदारी थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब उनके विभागों का बंटवारा 3 मंत्रियों में किया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नौकरशाहों के साथ भी मनीष सिसोदिया के अच्छे संबंध थे और इसलिए सरकार का कामकाज काफी सुगमता से चल रहा था। सिसोदिया के जेल चले जाने से न सिर्फ कामकाज की गति प्रभावित हुई है, बल्कि केजरीवाल पर भी बोझ बढ़ गया है। सिसोदिया की पार्टी पर पकड़ उतनी अच्छी ही बताई जाती है। आंदोलन के समय से ही केजरीवाल के दाएं हाथ रहे मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच एक पुल का काम किया। दिल्ली में संगठन की मजबूती हो या फिर दूसरे प्रदेशों में विस्तार, सिसोदिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। दिल्ली की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वालों का ये कहना है कि पार्टी स्तर के हर छोटे से बड़े फैसले तक में उनकी भूमिका रही है।
अपने नेताओं और पार्टी को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के सबसे करीबी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को पार्टी की साख पर दाग के रूप में देखा जा रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर पर्चे बांटकर लोगों को शराब घोटाला के बारे में बता रही है। जानकारों का कहना है कि पार्टी की साख पर जो दाग सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने से लगा है, उसे पूरी तरह से साफ कर पाना बड़ी चुनौती होगी। पिछले साल मई से जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। एक तरफ जहां शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ काफी सबूत जुटा लिए हैं, तो दूसरी तरफ जासूसी केस में भी केस दर्ज कर लिया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि ये संकट जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसका ग्रुप सी और डी श्रेणियों में शिक्षकों कर्मचारियों के रूप में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती करवाने का ठेका लेते थे और इसके नाम पर मोटी रकम कमाते थे। पश्चिम बंगाल में इसी साल पंचायत चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा के। ऐसे में ईडी के पर्दाफाश से ममता बनर्जी के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि अभी कई टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाल ही में टीएमसी से निकाले गए नेता कुंतल घोष से लेकर पार्टी विधायक माणिक भट्टाचार्य के करीबी तापस मंडल और शांतनु बंदोपाध्याय के निष्कासन से जाहिर तौर पर तृणमूल काफी मुश्किल में है। शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और विधायक माणिक भट्टाचार्य सहित तृणमूल के कई वरिष्ठ नेताओं को कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया और इन सभी गिरफ्तारियों से राज्य के विपक्षी दलों को मजबूती मिली है, जिन्होंने ममता सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कोलकाता में नौकरी चाहने वालों के विरोध के अलावा सरकारी कर्मचारी 700 दिन से ज्यादा से भूख हड़ताल पर हैं। सरकारी कर्मचारियों के जरिए महंगाई भत्ते को लेकर भूख हड़ताल ने राज्य सरकार की शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया है। जानकारों का ये कहना है कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा किया, जिसकी शुरुआत पार्थ चटर्जी, उनके करीबी अर्पिता चटर्जी और विधायक माणिक भट्टाचार्य से लेकर जिला स्तर के नेताओं और एजेंट्स तक की गई कार्रवाई से हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने कार्रवाई के बाद कुंतल घोष और शांतनु बंदोपाध्याय को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही शांतनु बंदोपाध्याय को सरकारी नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया। ईडी ने कथित तौर पर घोष को 11 खातों सहित शांतनु बंदोपाध्याय और कुंतल घोष के करीब 35 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने इन बैंक खातों के बड़े लेन देन का पता लगाया। बंदोपाध्याय ने कथित तौर पर नौकरियों के लिए दरें तय की। सूत्रों ने कहा कि निष्कासित जिला स्तर के नेताओं ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ रिश्वत की दरें तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। केंद्रीय एजेंसी की तलाश के दौरान जिला परिषद के पूर्व सदस्य शांतनु बंदोपाध्याय के घर से 300 से अधिक नौकरी के आवेदकों की लिस्ट मिली है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार विधायक भट्टाचार्य के आवास से लिस्ट की एक कॉपी भी जब्त की गई। भट्टाचार्य पूर्व राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। गिरफ्तारी से पहले मंडल ने कहा कि बंदोपाध्याय कथित तौर पर हर उम्मीदवार के लिए 3 से 4 लाख रुपए लेते थे। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया था। बंदोपाध्याय ने अदालत में पेशी के दौरान कहा कि कुंतल इस पूरे मामले का मेन मास्टरमाइंड है। वो एजेंट्स के जरिए अपना पैसा दूसरे राज्यों में भेज रहा है। कुंतल ने काफी पैसे लिए हैं। मैं किसी भी मामले में शामिल नहीं हूं और मेरी संपत्ति कानूनी है और ये जल्द ही साबित हो जाएगा। ईडी ने बंदोपाध्याय के पास से 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए, जिसे एजेंसी ने कथित तौर पर सोने की खान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के पास यौन शोषण की जानकारी है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई महिलाओं ने उन्हें दी थी। ये बात खुद राहुल गांधी ने श्रीनगर में बताई थी। राहुल गांधी ने यौन शोषण की पीड़ितों की बातें सुनी, लेकिन आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। अब दिल्ली पुलिस उनकी मदद करना चाहती है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस को इससे क्या आपत्ति है? उन्हें एक बेहतर नागरिक की हैसियत से ये सारी जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। वे जानकारी दे दें, बात खत्म। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन महिलाओं की बात राहुल गांधी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको बता रहे थे, वह हैं भी या नहीं? ये सवाल इसलिए कि जब पुलिस उनसे उन महिलाओं की मदद के लिए जानकारी मांग रही है, तो वे आनाकानी कर रहे हैं और उनकी पार्टी उलटकर ये सवाल कर रही है कि आप 45 दिन बाद क्यों पूछ रहे हो? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कुछ दिन तो कश्मीर में ही बिताए और फिर दिल्ली आए, लंदन निकल गए। लंदन में उन्होंने जो भी बयान दिया उसको लेकर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है।
इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उनसे जानकारी मांग ली। यौन शोषण की शिकार हुई महिलाओं की जानकारी लेने पुलिस जैसे ही राहुल गांधी की आवास पर पहुंची, कांग्रेसियों का जमघट लग गया। पार्टी के सारे बड़े नेता मुखर होकर बीजेपी पर हमला बोलने में लग गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो पूछ लिया कि आखिर दिल्ली पुलिस की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। गहलोत बोले कि जब राहुल ने कह दिया है कि वे नोटिस का जवाब दे देंगे, तो फिर इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ तक ये पूछने के लिए चले आए। इसी तेवर में सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पूछे। उन्होंने कहा कि हम नियमानुसार जवाब देंगे, लेकिन इस तरह से यहाँ तक आना कहाँ तक सही है। जयराम रमेश तो कूदकर कांग्रेस के प्रिय शब्द आपातकाल तक पहुंच गए और पूरे मामले को देश में अघोषित आपातकाल का नमूना करार दे दिया। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया और फरमाया कि ये सरकार की छोटी सोच है जो राहुल गांधी को परेशान करना चाहती है। कांग्रेसियों का दावा है कि केंद्र में बैठी बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही गई थी कि यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सारी महिलाएं मिली थीं जो रो रही थीं। उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। ये गंभीर मामला है। इस विषय में जानकारी जुटाने की पुलिस ने कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। राहुल का बयान कश्मीर में हुआ, फिर दिल्ली में पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है? हुड्डा के मुताबिक यात्रा दिल्ली से भी होकर गुजरी थी, तो हम जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर दिल्ली का कोई मामला होगा तो हम तुरंत कार्रवाई शुरू करें। राहुल गांधी ने श्रीनगर में जो कुछ दावे किए उसके बारे में उनके पास जो जानकारी है पुलिस को बता दें। एक सांसद से पहले एक नागरिक के रूप में राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। वैसे यह उनको तभी कर देना चाहिए था जब पीड़िता उनके पास आई थीं। भले ही वे सिस्टम से हताश थीं और पुलिस से घबराई हुई थी, लेकिन राहुल उनकी शिकायत कानून तक पहुंचाते तो सुनवाई जरूर होती। देर से ही सही, शायद अब उनमें से किसी पीड़िता के लिए न्याय का रास्ता खुल पाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के घर से दिल्ली पुलिस की टीम खाली हाथ लौट आई। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि काफी लंबी यात्रा थी, सबको कंपाइल करने में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद ये अपनी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के लौटते ही राहुल गांधी ने अपनी तरफ से 4 पन्नों का जवाब दिल्ली पुलिस को भेज दिया। सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस को जवाब मिला है, लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि अपने जवाब में राहुल गांधी ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है, बल्कि उन्होंने अपने कथित जवाब में सिर्फ दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्रवाई अभूतपूर्व है। उन्हें उम्मीद है कि इस पुलिस कार्रवाई का अडानी मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद के बाहर और उनके स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस के प्रारंभिक जवाब में ज्यादा जानकारी देने के लिए 8 से 10 दिन मांगे हैं। दिल्ली पुलिस से कहा कि राहुल गांधी की ओर से प्रारंभिक जवाब मिला है, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई जो जांच को आगे बढ़ा सके। इससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बयान के संबंध में राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर बात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। दिल्ली के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके द्वारा की गई महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाली टिप्पणी को लेकर जारी नोटिस के सिलसिले में आवास पर पहुंची। ये मामला गंभीर है और हम पीड़ितों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि वह जितनी जल्दी हो सके सभी आवश्यक जानकारी साझा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक प्रश्नावली भेजी थी और उनसे यौन उत्पीड़न की शिकायत को लेकर संपर्क करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी देने को कहा था। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के श्रीनगर फेज के दौरान बयान दिया था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का अब भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस नेता से इन पीड़िताओं का विवरण देने को कहा था ताकि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। G20 की अध्यक्षता के मुद्दे पर विदेश मामलों के संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक में राहुल गांधी का सामना बीजेपी के सांसदों से हुआ तो बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को उनके लंदन में दिए बयानों पर घेर लिया और ताबड़तोड़ बयानों की बौछार कर दी। इस बात को लेकर विपक्षी और बीजेपी सांसदों के बीच काफी तकरार भी हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि लंदन में मैंने देश में लोकतंत्र की हालत पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन किसी विदेश के हस्तक्षेप की मांग नहीं की। असल में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने लंदन में अमेरिका और यूके से भारत में लोकतंत्र बचाने की अपील की थी, लेकिन अब राहुल गांधी इस बात से इनकार कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में राहुल गांधी और बीजेपी के सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई। विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में बीजेपी के सदस्यों ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर जाकर देश में लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की बैठक में इस बात पर हंगामा हो गया और इसी मुद्दे पर संसद में एक हफ्ते से हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक व्यक्ति के बारे में है, देश या सरकार के बारे में नहीं। अडानी देश हैं क्या जो उनकी जांच नहीं हो सकती? क्या जांच की बात करना देश की मुखालफत करना है? हालांकि अडानी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना ही चुका है, इसलिए राहुल गांधी का ये दावा जमता नहीं कि अडानी मामले की जांच नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने देश में लोकतंत्र बचाने के लिए किसी विदेशी ताकत या देश के हस्तक्षेप के लिए कहा। राहुल ने कहा कि मैंने लोकतंत्र का मुद्दा जरूर उठाया और बोला, लेकिन ये भी कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकाल लेंगे। जबकि बैठक में मौजूद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलनी ही थी, इसमें मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। यही बात शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कही। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने राहुल गांधी से कहा कि मैं आपकी बातों से असहमत हूं कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप असहमत हैं, लेकिन लोकतंत्र पर खतरे की बात पर मैं कायम हूं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।